सभी को गुड मॉर्निंग। कुछ पहले आज जो अपने को क्लास स्टार्ट करनी है वो है ग्रामीण विकास की। आपकी डेली 2 क्लास चलने वाली है अभी, एक ग्रामीण विकास की, एक हिंदी की क्लास। जैसे ही आपका ग्रामीण विकास खत्म होगा उसके बाद आपकी आजीविका की क्लास स्टार्ट होगी और हिंदी खत्म होगा तो पंचायती राज की, फिर आपका जीएस पार्ट एक साथ चलेगा। तो थोड़ा सा हम जो एडीओ के सिलेबस में कुछ कुछ अंतर होने वाले पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की क्लास को जो टॉपिक वाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। कौन कौन यहाँ पर ऐसे जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के हैं? अच्छा, अरे ज्योति मैडम आप इधर बैठो ना आपका। और बाकी लोग मैथ्स, किसका किसका मैथ्स अच्छा है, किसका खराब है, ऐसा कुछ? किसका मैथ्स ठीक ठाक है, किसका खराब है? ठीक ठाक वाले कौन है? पहले ठीक ठाक था और अभी खराब है, ऐसा? चलो फिर जिसका मैथ्स कमजोर है उसके लिए तो ये पेपर, मतलब आप मान लो सोने की चिड़िया टाइप का पेपर है। इसके अलावा जो है बाकी एक पेपर और होता है जिसमें मैथ्स का पार्ट नहीं आता, वो संपरीक्षक, जैसे संपरीक्षक ये सब है। देखो पहले के एडीओ के सिलेबस और अभी के एडीओ के सिलेबस में अंतर क्या है? पहले आपका पेपर जो है वो 150 नंबर का होता था, जिसमें सबसे पहला पार्ट रहता था ग्रामीण विकास, जो कि आपके 30 नंबर का आता था क्वेश्चन। फिर होता था आजीविका, जिससे भी 30 नंबर के क्वेश्चन आते थे। फिर होता था आपका पंचायती राज, जिससे भी 30 नंबर के क्वेश्चन आते थे। फिर था हिंदी, उससे भी 30 नंबर के क्वेश्चन आते थे। और लास्ट पार्ट था आपका छत्तीसगढ़, जिसमें थोड़ा सा संविधान का हिस्सा भी शामिल था, और इसको मिला के भी आपके 30 क्वेश्चन आते थे। यानी टोटल आपका इस तरीके से 150 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता था। अभी जो है आपको पता होगा, जिसने डिप्लोमा किए पीजीडीआरडी वाले, कोई है कि यहाँ पर पीजीडीआरडी वाला? आप हो, ठीक है। जब एडीओ का पेपर पहले हुआ था तो उस समय पीजीडीआरडी वालों को कोई बोनस नहीं मिला था, लेकिन जब 2017 में एडीओ का पेपर हुआ तो वहां से 15 नंबर बोनस वाले बात सामने आई थी कि पीजीडीआरडी वालों ने मांग की थी कि 15 नंबर बोनस दिया जाए। तो इसके लिए पिछले बार बोनस दिया गया था, जिसका बाद में बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा था। लेकिन क्योंकि यहां पर इनके पास एक्स्ट्रा डिग्री है तो इनको कुछ ना कुछ तो फायदा मिलना चाहिए, तो 15 नंबर वाला बोनस अभी भी इनके लिए जारी रहेगा, चाहे पेपर आपका 100 नंबर का हो चाहे 150 नंबर का हो। इसमें आपकी कमी नहीं आएगी क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा डिग्री है। लेकिन यहां पर इसको जो पिछले बार विरोध हुआ था उसको मैनेज करने के लिए ये किया गया है कि जो पिछले बार इनके जो पार्ट पीजीडीआरडी में पढ़ाए जा रहे हैं, इनके वेटेज को कम किया गया है, क्योंकि यहां पर आपको 15 नंबर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब सिलेबस क्या कर दिया गया है? अब पहले जो आपका जो ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज तीनों अलग अलग पार्ट आता था, अब इसको मिलाकर एक सिंगल पार्ट कर दिए। जो अभी प्रावधान वहां पर मतलब जो उनके तरफ से गया हुआ है, ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज, ये तीनों मिला के अब जो वेटेज दिया गया है 45 नंबर का, यहां पर वेटेज देने की बात की अगर 150 नंबर के हिसाब से पेपर होता है तो। बाकी व्यापम डिसाइड करेगा और विभाग डिसाइड करेगा कि 150 का लेना है कि 100 का पेपर लेना है। लेकिन जो अभी जिस तरीके से मामला चल रहा है, व्यापम हर पेपर 100 नंबर का कर दिया है, तो ज्यादा चांस है कि आपका पेपर 100 नंबर का ही हो। अब उस हिसाब से नंबर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा जो आपका परसेंटेज है। तो अब यहां पर ये एक पार्ट सिंगल पार्ट बना दिया गया है। दूसरा, जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, इसके वेटेज को बढ़ाने की बात की गई है। क्यों बढ़ाने की बात की गई है? क्योंकि यहां पर जो एक्स्ट्रा दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, उनको कुछ मिले, इसी के लिए यहां पर इसके नंबर को बढ़ा के इसको 50 नंबर का करने की योजना है, अगर 150 का पेपर होता है तो। इसके अलावा आपका भारत का सामान्य अध्ययन,
जो पहले आपके सिलेबस में केवल संविधान पढ़ना होता था, अब आपको पूरा भारत का जीएस जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसका भी वेटेज लगभग 25 नंबर के आसपास इसका वेटेज भी रखा गया है। इसके अलावा फोर्थ पार्ट जो आपका हिंदी का है, अब बचा हिंदी, तो बाकी नंबर हिंदी के आएंगे। क्लियर? अब बाकी यहां पर चेंज क्या हो सकता है, सिलेबस में आपका भारत का सामान्य अध्ययन जो पहले नहीं था वो अब ऐड हो चुका है, और ये ऐड रहेगा ही, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसको ना पढ़ना पड़े, लेकिन जो बच्चे पहले से एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने इस चीज को तैयार नहीं किया हुआ है। पहले सबने तैयार किया हुआ था, लेकिन अब क्योंकि पहले सिलेबस ये था तो उन्होंने इसी तरीके से तैयारी किया, तो उनको अब इसमें भी मेहनत करना पड़ेगा। बाकी अगर आपने ये कोई पीएससी की तैयारी करो या व्यापम के अदर पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो यहां पर ये पार्ट तो आप पढ़ते ही हो, कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। ये भी बस जुड़ा इसलिए है कि जो पीजीडीआरडी वालों को अलग से 15 नंबर का बोनस दिया जा रहा है, उसको मैनेज करने के लिए ये पार्ट दिया गया है, ताकि जो बाकी ग्रेजुएशन वाले बच्चे उनको भी कुछ फायदा मिल पाए। अब ये 15 नंबर का बोनस कैसे मिलेगा? मान लेते हैं अगर किसी का 100 नंबर का पेपर है, कोई 100 में मान लेते हैं 80 नंबर लाया, तो 100 का 80 नंबर कितना हुआ? 80% नंबर हुआ। अब इसी को कन्वर्ट किया जाएगा आपका 85 नंबर में, यानी 85 का 80% निकाला जाएगा, जितना नंबर आएगा आपका उतना मार्क्स मिलेगा आपको। समझ आ रहा है यहां पर? यानी आपका 100 में 80 नंबर आया, यानी आपने 100 के हिसाब से पेपर होता तो आप कितना परसेंट नंबर लाए हो? 80% नंबर। तो अब आपको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेगा कि इसको 85 नंबर में आपके नंबर का काउंटिंग किया जाएगा। तो 100 का 80% 80 होता था, तो 85 का 80% यहां पर निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा, अगर आपने पीजीडीआरडी किया तो इसमें आपका 15 नंबर इसमें जुड़ेगा। समझ आ रहा है? लेकिन अगर आपने पीजीडीआरडी नहीं किया तो जो आपका 80% नंबर आएगा वही आपका नंबर रहेगा, जो 85 का 80% होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये मार्किंग की जाएगी, और पेपर जो है बाकी एग्जाम की अपेक्षा इसके सिलेबस में कमी है, सिलेबस कम है बाकी एग्जाम की अपेक्षा, तो आसानी से अगर आप यहां पर 1.5 से 2 महीने अच्छे से तैयारी करोगे तो इसमें आपका मतलब लगभग चीजें आपको सॉल्व हो जाएगी। एक चीज और याद रखना है, अगर एडीओ इस बार 2 चरण में होने वाला है, ये भी चीज याद रखिएगा कि एडीओ जो गवर्नमेंट की तरफ से गया है 400 पोस्ट का गया है, कि गवर्नमेंट जो है वो 400 पोस्ट में पेपर लेना चाहती थी। भूपेश बघेल सरकार में भी ये गया था, लेकिन भूपेश बघेल सरकार की तरफ से 2 बार इसको लौटा दिया गया। लेकिन अभी की सरकार ने 400 पोस्ट को मान्यता दी है, यानी परमिशन दी है, लेकिन इसको 2 चरण में करने बोला है। जो वित्त विभाग है वो 2 चरण में पेपर लेने बोला है। पहले चरण में आपका 200 पोस्ट का पेपर है, दूसरे चरण में भी 200 पोस्ट का पेपर होगा, और मे भी आपके इस पेपर के 1 साल बाद ही होगा। समझ आ रहा है? तो इसमें अगर आप जी जान से जुटते हो तो आपके पास 2 मौके हैं। हम पहले में पूरा मौका यहां पर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी किसी में कंपटीशन भी है, किसी से चूक होता है, तो हमारे पास ये मौका भी आएगा। समझ आ रहा है? लेकिन हमारा प्रयास क्या रहेगा? इसमें अपने को हासिल करना है। ये वाला कब आएगा? 1 साल बाद आएगा, 1.5 साल बाद आएगा, आएगा, लेकिन अपने का पूरा प्रयास किस में रहेगा? ये वाले में करने का। ठीक है? तो आज से जो फिर अब स्टार्ट करेंगे हम ग्रामीण विकास, कॉपी निकाल के रखेंगे, साथ साथ जो मैं नोट करने बोलूंगा वो चीज आपको नोट करते हुए चलना है। हाँ, याद रखना, अगर ये पेपर 100 नंबर का होगा तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बदल जाएगा ना, क्योंकि मैंने 150 के हिसाब से आपको बताया जो अभी प्रावधान किया जा रहा है। बाकी अगर 100 नंबर होगा तो उसका बदल जाएगा, लेकिन आपके सब्जेक्ट जो है वो यही रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। आवाज तो यहां से तो वॉइस प्रॉपर जा रही है। आप अगर थोड़ा सा ईयरफोन लगा के देखिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगा। अगर दिक्कत होगी तो आप ऐप में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, ऐप में भी क्लास चल रही है, ऐप में आप जाकर उसमें सुन सकते हैं। ठीक है? जिसको यूट्यूब के लिंक में प्रॉब्लम होगा वो ऐप में जाकर क्लास देखेगा, ऐप में आपको वॉइस वॉइस सब प्रॉपर आएगा। यूट्यूब के सर्वर में कभी कभार दिक्कत होता है, तो आपका वॉइस में दिक्कत हो सकता है। चलो बैठे बैठे। अब देखो, अभी जो है ग्रामीण विकास का कोई भी अभी, क्योंकि एडीओ का कुछ नया सिलेबस आया नहीं है,
तो एडीओ के नए सिलेबस में आपकी क्या क्या योजनाएं रहेंगी, उन योजनाओं के ऊपर जब सिलेबस आएगा तब हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो आपके एडीओ के सिलेबस में, ग्रामीण विकास के सिलेबस में जो योजना होना कंपलसरी है उस पर हम पहले पढ़ लेंगे, और अगर कुछ हमारे पढ़ाई से कुछ एक्स्ट्रा भी अगर कोई योजना आ जाता है सिलेबस में तो वो भी चीज हम कर लेंगे। लेकिन जिसका होना कंपलसरी है उन चीजों को हम पहले पढ़ रहे हैं। आपकी याद रखिएगा, जो पिछली राज्य सरकार थी हमारी, जो भूपेश बघेल सरकार की थी, उन्होंने जो योजना चालू की थी अब वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि उन्होंने योजना चालू की थी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी की सरकार के द्वारा जो भी स्टेट गवर्नमेंट हमारी योजना चालू करेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो योजनाएं चला रही है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना पढ़ेंगे। अभी तो इनको काम करते हुए 6 महीना भी नहीं हुआ है, 6 महीना मुश्किल से हुआ है, तो इनके द्वारा तो अभी कोई किसानों के लिए कोई नई योजना नहीं लाई गई है। केवल क्या किया गया है, जो उनको पैसों का भुगतान करना था वो किया जा रहा है। तो हम इनका वेट करेंगे, पहले हम पूरा क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं को पढ़ेंगे। चलिए, तो हेडिंग डाल लेंगे कॉपी में, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। ये इसको पहले इसका नाम था नरेगा, और 2009 में इसका नाम के आगे महात्मा गांधी के नाम को जोड़ा गया, और तब से इसका नाम है मनरेगा। अब सबसे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मनरेगा योजना जो है ये लागू कब से हुई है। तो यहां पर लिखा है सबसे पहले, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु, यानी सबसे पहले हमको क्या पता चलता है, मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना है। सबसे पहली बात यही है, ये शहरी क्षेत्र के लिए योजना नहीं है। अगर किसी जिले में रहने वाली जनसंख्या 100% शहरी जनसंख्या है, अगर कोई जिले में रहने वाली जनसंख्या 100% शहरी जनसंख्या है, तो वहां पे मनरेगा योजना लागू नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पेपर के लिए है कि जो ऐसे जिले जहां पर ग्रामीण क्षेत्र हैं वहीं पर मनरेगा योजना चल रही है। तो कॉपी में सबसे पहले इसको नोट करेंगे। नोट्स आपको सब मिलेगा, लेकिन आपको जो चीज मैं लिखा रहा हूं उसको नोट करते हुए चलना है। ये आपके लिए बुलेट पॉइंट रहेगा, पेपर में रिवीजन के समय काम आएगा। आपको लिखना है, मनरेगा योजना केवल उन जिलों में लागू है, मनरेगा योजना केवल उन जिलों में लागू है जहां की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। मनरेगा योजना उन जिलों में लागू है जहां की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट, मनरेगा योजना उन जिलों में लागू है जहां की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, ऐसे जिले जिनकी आबादी 100% या 100%, ऐसे जिले जिनकी आबादी 100% शहरी क्षेत्र में निवास करती है, ऐसे जिले जिनकी आबादी 100% शहरी क्षेत्र में निवास करती है, उन जिलों में यह योजना लागू नहीं है। उन जिलों में यह योजना लागू नहीं है। अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है कि मनरेगा योजना को अधिसूचित कब किया गया, 7 सितंबर 2005 को। यानी मनरेगा योजना के लिए जो नोटिफिकेशन है वो कब निकाला गया है, 7 सितंबर 2005 को। और 7 सितंबर 2005 से इस योजना को प्रारंभ किया गया है, और ये योजना 3 चरणों में प्रारंभ हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये योजना 3 चरणों में प्रारंभ हुई है, लिखना है। अगला पॉइंट, मनरेगा योजना हाँ,
प्रारंभ अलग डेट में हुई है, अधिसूचित का मतलब होता है राजपत्र में प्रकाशित होना। लिखना है मनरेगा योजना 7 सितंबर 2005 को, मनरेगा योजना 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित की गई है। अधिसूचित का मतलब जिसको नहीं पता है ब्रैकेट में लिख लेना, राजपत्र में प्रकाशित की गई है, जो गजट होता है उसमें प्रकाशित की गई है 7 सितंबर 2005 को। देखो कोई भी यहां पर देखो मनरेगा क्या है, एक एक्ट है, ठीक है। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पढ़ना पड़ेगा जिसमें हम पढ़ते हैं कि कोई विधेयक जो है यानी कोई बिल एक्ट कैसे बनता है। तो यहां पर क्या होगा, कोई भी बिल जब संसद से पारित होता है, संसद से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जब उसमें साइन करता है, इसके साइन के बाद उसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो जो राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख है वही है आपकी 7 सितंबर 2005। अब जैसे कि मैंने बताया मनरेगा योजना को 3 चरणों में चालू किया गया है। तो मनरेगा योजना का जो पहला चरण है वो 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट हुआ है, दूसरा चरण जो है वो 1 अप्रैल 2007 से स्टार्ट हुआ है, और तीसरा चरण भी आपका 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट हुआ है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि देश में वो कब कहां कहां पे लागू हुआ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ के किन जिलों में मनरेगा योजना सबसे पहले चालू हुई, किन जिलों में बाद में चालू हुई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसी के लिए नोट करते हैं यहां पर छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में जो योजना लागू हुई है, कौन से जिले में कब कब लागू हुई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला हम यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं, पहला चरण, मनरेगा योजना का पहला चरण। और ये जितने भी डेटा लिख रहा हूं मैं छत्तीसगढ़ के लिए लिख रहा हूं। पहला चरण आपका चालू हुआ था 2006 में, जो मैंने आपको बताया पीछे कि आपका मनरेगा योजना का जो पहला चरण है वो 2006 में चालू हुआ, इसको हमने अभी देखा था। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहला चरण 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट हुआ। तो मैं पहला चरण यहां पर लिख रहा हूं 2006 से स्टार्ट हुआ। अगर आपको छत्तीसगढ़ का मैप पता होगा तो उसके हिसाब से मैं संभाग वाइज जिले बता दे रहा हूं। 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट हुआ और ये छत्तीसगढ़ के उस समय 11 जिलों में इस योजना को लागू किया गया। तो आपके पेपर में आया था कि मनरेगा योजना का पहला चरण छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लागू हुआ, तो वो था 11 जिले। अगर इसको मैं संभाग वाइज बांट के आपके जिलों के नाम आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं नीचे से देखता हूं, सबसे पहले बस्तर संभाग को देखता हूं कि बस्तर संभाग के कौन कौन से जिलों में पहले चरण में योजना स्टार्ट हुई। तो आपका आंसर है सबसे पहले बस्तर, सेकंड आपका है दंतेवाड़ा, और तीसरा है आपका कांकेर। ये पहले चरण में बस्तर संभाग में ये 3 जिलों में स्टार्ट हुआ। सेकंड चरण यहां पर देखते हैं अगला, रायपुर संभाग, रायपुर संभाग के धमतरी जिले में स्टार्ट हुआ पहले चरण में। अगला देखते हैं यहां पर दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग के कबीरधाम और राजनांदगांव। अगला देखते हैं बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग के आपका यहां पर बिलासपुर और रायगढ़, और लास्ट आपका बचा है सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग के सरगुजा, जसपुर और कोरिया। तो अगर आप देखेंगे 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 3, 11, तो ये टोटल 11 जिलों में मनरेगा योजना पहले चरण में लागू हुई है। और आपके पेपर में 2017 जो ईडीओ का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मनरेगा योजना का पहला चरण किन किन जिलों में लागू हुआ था। तो ये 11 जिले हैं आपके जिनमें मनरेगा योजना का पहला चरण लागू हुआ था, जो कि 2 फरवरी
2006 से लागू किया गया। अगर इसके बाद अगर मैं मनरेगा योजना का दूसरा चरण देखूं, तो मनरेगा योजना का जो दूसरा चरण है वो आपका स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2007 से, और 1 अप्रैल 2007 से चालू हुआ, और इसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में ये योजना स्टार्ट की गई। पहले 11 जिलों में, पहले चरण में 11 जिले में लागू हुई, सेकंड चरण में आपके 4 जिलों में लागू किया गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका रायपुर, सेकंड है महासमुंद, थर्ड है आपका जांजगीर चांपा, और फोर्थ है आपका कोरबा। तो इन 4 जिलों में आपका सेकंड चरण में योजना चालू हुई थी, मनरेगा योजना। अब लास्ट चरण है तीसरा चरण, जो कि आपका 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट हुआ, और यहां पर लागू किया गया है दुर्ग में। और इसके बाद, क्योंकि उस समय जिलों की संख्या 16 ही थी, उसके बाद बढ़ी है, तो उसके बाद आप बोल सकते हो तीसरे चरण में बाकी जिलों में लागू कर दिया गया, बाकी जिलों में। तो इस तरीके से मनरेगा योजना आपका 3 चरणों में स्टार्ट हुआ है। पहला चरण 2006 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में, उसके बाद सेकंड चरण आपका 2007 में 4 जिलों में, और तीसरा चरण आपका 2008 में जो 1 जिला है, और उसके बाद जितने भी नए जिले बने हैं सब तीसरे चरण के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हर जिलों में, छत्तीसगढ़ के हर जिले में अभी मनरेगा योजना चल रही है। क्लियर, यहां पे नोट हो गया सभी का? चलो अब यहां पर चलते हैं। तो यहां पर सब चीज लिखा हुआ है, उसको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको 7 सितंबर 2005 आपको बता ही दिया। इसके बाद क्या लिखा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 एक धारा आपको याद करना जरूरी नहीं है, अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई। तो कभी कभी क्या देता है, देश और छत्तीसगढ़ दोनों में पूछेगा, आपका आंसर क्या ही होगा, 2 फरवरी 2006। तो मनरेगा योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 2 फरवरी 2006। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये पेपर में आ जाता है। अब यहां पर क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में 11 जिलों में योजना स्टार्ट हुई, जो हमने लिख लिया। अगर छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में योजना चालू हुई, तो उस समय भारत के कितने जिलों में योजना चालू हुई, 200 जिलों में। याद रखना, प्रथम चरण में मनरेगा योजना पूरे देश में 200 जिलों में लागू हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के कितने जिले थे, 11 जिले थे। यानी ये 200 के अंतर्गत ही ये 11 आते हैं। तो देश भर के कितने जिलों में पहले चरण में मनरेगा योजना स्टार्ट हुआ, तो आपका आंसर है 200 जिलों में, जिसमें छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल थे, 11 जिले शामिल थे। अगला देखते हैं, द्वितीय चरण में 1 अप्रैल 2007 से मनरेगा योजना स्टार्ट हुआ। छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल थे, 4 जिले, और देश भर के कितने जिले शामिल थे, 113 जिले। यानी दूसरा चरण मनरेगा योजना का कितने जिलों में लागू किया गया, 113 जिलों में लागू किया गया। और उसके बाद आपके टोटल छत्तीसगढ़ के कितने जिले इसमें शामिल थे, 4 जिले शामिल थे। अब तीसरा चरण जो 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट हुआ, तो ये बचे हुए राज्य जिलों के लिए लागू किया गया। तो देश में भी जितने बचे जिले थे, अब इसकी संख्या क्यों नहीं पढ़ते हम, क्योंकि हर राज्य में जिलों की संख्या बढ़ती हुई है, हर राज्य में नए नए जिले बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर जिलों की संख्या हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, इसी के लिए यहां पर तीसरे चरण में कोई भी जिलों की संख्या यहां पर नहीं लिखी हुई है, क्योंकि हर राज्य में नए नए जिले बन रहे हैं। तो नए जिले बनेंगे तो ये संख्या क्या होगी, परिवर्तनशील रहेगी। इसी के लिए यहां पर जिलों की संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले चरण में देश के 200 जिलों में योजना स्टार्ट हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल थे। दूसरे चरण में आपका यहां पर 113 जिलों में योजना स्टार्ट हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल थे। और तीसरे चरण में आपका जो एक अगर स्पेशली जिला पूछे उस समय के हिसाब से आपका दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ का बचा हुआ था, जहां पर ये योजना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आपके जितने भी नए जिले बने, सब में योजना अभी वर्तमान में चल रही है। अब यहां पर आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपके एडीओ में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन सम परीक्षक के पेपर में पूछा गया था, जो आप ज्येष्ठ सम परीक्षक का पेपर देते हैं, कि पहले इस योजना का नाम क्या था, नरेगा था। तो इसके नरेगा के नाम के सामने महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, तो इस योजना का नाम बन गया मनरेगा।
तो नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? तो आपका आंसर है 2 अक्टूबर 2009 को। तो नोट करेंगे कॉपी में, नरेगा योजना का नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। नरेगा योजना का नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। जो अभी बता रहा हूं उसको नोट कीजिएगा। गवर्नमेंट का डेटा बदलता रहता है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से जो अभी उनका प्रशासनिक प्रतिवेदन है ये डेटा दिया है, तो इसलिए हम ये डेटा को पढ़ेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट अपने डेटा को बदलते रहती, तो वर्तमान में प्रशासनिक प्रतिवेदन का जो डेटा है हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। हो गया। और जैसे मैंने शुरू में ही बताया, मनरेगा उन जिलों को छोड़कर संपूर्ण देश को कवर करता है जिनकी शहरी आबादी 100% है। इसको हमने पहले ही नोट किया कि अगर किसी जिले में 100% शहरी आबादी रहती है तो वहां पर मनरेगा योजना लागू नहीं होगी। जहां पर आपका ग्रामीण शहरी मिलकर भी रहते हैं, वहां ग्रामीण क्षेत्र जहां भी है वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना जारी रहेगी, शहरी क्षेत्रों में नहीं होगी। तो ये आपका मनरेगा योजना का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम यहां पर मनरेगा योजना का थोड़े से उद्देश्य देख लेते हैं कि मोटिव क्या है मनरेगा योजना को स्टार्ट करने का। क्या लिखा है? ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को जो अकुशल, अकुशल का मतलब क्या होता है? ऐसे काम जिनको करने के लिए किसी स्किल की आवश्यकता नहीं होती। तो अकुशल श्रम यानी यहां पर ऐसे काम जिनको करने के लिए कोई स्किल की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर कोई ऐसा काम करना चाहता है तो उसको ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसमें वयस्क व्यक्ति है और वो क्या है, अकुशल श्रम करना चाहता है, तो उनके लिए मनरेगा योजना स्टार्ट की गई है ताकि उनको आजीविका के साधन मिल सके। आजीविका यानी उनको अपना घर बार चलाने के लिए क्या मिल सके, थोड़ा सा आमदनी मिल सके। अगर किसी के पास कुछ कमाने का जरिया नहीं है तो उसकी समाज में स्थिति क्या होती है, कमजोर होते जाती है। यानी समाज उसको अच्छे भाव से नहीं देखेगा। कोई गरीब व्यक्ति भी रहेगा तो आप देखना समाज उसको अच्छी भावना से नहीं देखता। तो यहां पर क्या किया गया कि जो गरीब व्यक्ति वो किसी के साथ पास जाके हाथ मतलब ना फैलाए, उसके लिए क्या दिया गया, उसको गारंटी दे दी गई कि आपको इतने दिन का रोजगार हमेशा दिया ही जाएगा। गारंटी दी गई। तो गारंटी दी गई तो उससे क्या हुआ कि जो मजदूर वर्ग भी है वो किसी के व्यक्ति के सामने जाकर हाथ ना फैलाए, उसके लिए आपका क्या दिया गया, इस एक्ट के तहत गारंटी दिया गया कि वो भी अपने परिवार को पालन पोषण कर पाए। तो यहां पर याद रखना है, इससे क्या बढ़ता है, सामाजिक समावेशिता बढ़ती है। इससे सामाजिक समावेशिता का मतलब या सामाजिक समावेशी का मतलब क्या होता है कि समाज का हर वर्ग जो है वो अपने अधिकारों के लिए क्या कर सके, डिमांड कर सके। तो यहां पर आपको क्या दिया गया कि अगर आपको रोजगार की आप क्या कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो। अगर रोजगार की डिमांड कर सकते हो यानी आपको ये आपका हक है, और आपका हक है तो आप इसको मांग सकते हो। तो किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना, आपको गवर्नमेंट का ये अधिकार है कि वो क्या करे, आपको काम प्रोवाइड करे। लेकिन अगर गवर्नमेंट भी काम प्रोवाइड नहीं कर पाई तो आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। समझ आ रहा है? यानी मनरेगा योजना के तहत अगर किसी ने काम मांगा और उसको काम नहीं मिल पा रहा है तो गवर्नमेंट उसके बदले उसको क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी, ताकि उसकी आजीविका तो चलती रहे। समझ आ रहा है? अब यहां पर एक चीज आपको समझना बेहद जरूरी है, नहीं तो पेपर में आपको इसमें फंसा सकता है क्वेश्चन में। देखो, मान लेते हैं कि एक परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, उसमें 4 मेंबर रह रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी ये 4 मेंबर जो है उस परिवार में है। उसमें से मान लेते हैं जो ए बी सी है ये वयस्क है। वयस्क का मतलब इनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। और जो डी है मान लेता हूं ये 5 वर्ष का है, ये वयस्क नहीं है। समझ आया? तो ये परिवार को अगर रोजगार चाहिए तो ये जो 3 लोग हैं ये रोजगार पाने के यहां पर हकदार रखते हैं, हकदारी रखते हैं। यानी ये 3 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, मनरेगा योजना के तहत गवर्नमेंट बोलती है भारत सरकार की हम 100 दिन के रोजगार की क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। अब ये 100 दिन का रोजगार ऐसा नहीं कि ए को 100 दिन मिलेगा, बी को 100 दिन, सी को 100 दिन, ऐसा नहीं। एक परिवार को ये तीनों को मिलाकर कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। समझ आ रहा है?
यानी 100 दिन की गणना एक अकेले व्यक्ति में नहीं मिलेगी। मान लेते हैं ए को उन लोगों ने 80 दिन का रोजगार दे दिया, बी को 10 दिन का दिया, सी को 10 दिन का दिया, तो ये भी 100 पूरा करता है। या उसने ए को ही पूरा 100 दिन का रोजगार दे दिया, तो ये भी तीनों के पूरा करता है। समझ आ रहा है? यानी पूरे परिवार को मिलाकर 100 दिन का रोजगार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक एक को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। समझ आ रहा है? तो परिवार को जो अकुशल श्रम करना चाहते हैं, जिसमें कोई स्किल की आवश्यकता नहीं है, ऐसा श्रम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रोजगार प्रोवाइड करेगी मनरेगा योजना। समझ आ गया यहां पर? तो परिवार को कुल मिलाकर कितने साल में कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। यहां तक बातें सभी को समझ आ गई। अब यहां पर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनरेगा योजना के तहत भारत सरकार अलग रोजगार दे रही है, राज्य सरकार कुछ अलग दिनों का रोजगार दे रही है। तो उसको हम एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, इसको फटाफट नोट कीजिएगा। और यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं सामान्य क्षेत्र। देखो, जो मनरेगा योजना है उसके लिए क्या बोला गया, कितने दिन का रोजगार देगी भारत सरकार? 100 दिन का। अब इसमें छत्तीसगढ़ सरकार 100 दिन के अलावा 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। तो टोटल कितने दिन का रोजगार हो गया? 150 दिन का। यानी अगर नॉर्मल देखेंगे तो अगर आपसे पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है मनरेगा योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको छत्तीसगढ़ लिखकर कुछ नहीं दिया है, तब आपका आंसर क्या होगा? 100 दिन। समझ आ रहा है? 100 दिन होगा। अगर छत्तीसगढ़ में कितने दिन का रोजगार दिया जा रहा है, तब आपका आंसर होगा 150 दिन। याद रखना कि इसमें 50 दिन छत्तीसगढ़ सरकार आपको एक्स्ट्रा वहां पर रोजगार प्रोवाइड करेगी। तो अगर जब तक छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग नहीं होगा, तब तक आपका आंसर क्या होगा? 100 दिन। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हो गया तो आपका आंसर होगा 150 दिन। अब पेपर में एक चीज और याद रखना, पेपर में क्या होता है, हम हड़बड़ी में रहते हैं, टेंशन सौ रहती है कि अगला क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है, शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं बने तो अगले 10 में आप ऐसी हवा निकली रहती है। तो हमेशा ये याद रखना, पेपर में आपको पेपर सेटर थोड़ा घुमा भी सकता है। इस क्वेश्चन में कैसे घुमा सकता है? आपको वर्ड में फंसाएगा। कैसे लिखेगा? मनरेगा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? 50 दिन। समझ आ रहा है? वहां पर आपको ऑप्शन में 150 दिन भी दिखेगा, लेकिन क्या होता है हम हड़बड़ी में 150 मार देते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा? 50 दिन। तो कौन सा शब्द एक्स्ट्रा आया? अतिरिक्त शब्द आपको एक्स्ट्रा लिख कर दिया है पेपर में। समझ आ रहा है? तो मनरेगा योजना के लिए अतिरिक्त कितने दिन का दे रहा है? 50 दिन का। टोटल कितने दिन का दे रहा है छत्तीसगढ़ में? 150 दिन का। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये क्वेश्चन की एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये दिन वाला क्वेश्चन तो व्यापम का फेवरेट है, वो आता ही है। अगर हम वन अधिकार क्षेत्र देखें, यानी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से आदिवासियों को वन पट्टा भी बांटा जाता है, उनको वन भूमि दी जाती है। तो वन, यहां पर वन अधिकार पट्टा जो धारी क्षेत्र है, वहां पर जो आपको रोजगार मिलेगा वो पूरे का पूरा रोजगार भारत सरकार दे रही है। याद रखना, इसमें राज्य सरकार की कोई भी सहभागिता नहीं है। पूरे का पूरा रोजगार कौन दे रहा है? भारत सरकार दे रहा है। वन अधिकार पट्टाधारी क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा रोजगार दिया जा रहा है, और ये पूरे का पूरा 150 दिन का रोजगार है। याद रखना, यहां पे छत्तीसगढ़ सरकार अलग से नहीं दे रही है, 150 दिन पूरा भारत सरकार दे रही है। यहां पे छत्तीसगढ़ सरकार की कोई सहभागिता नहीं है, पूरे का पूरा रोजगार भारत सरकार देगी। अब तीसरा है सूखा प्रभावित क्षेत्र। सूखा प्रभावित क्षेत्र का मतलब जहां पर अचानक से कभी सूखा पड़ गया या कोई, हाँ,
वन अधिकार पट्टाधारी क्षेत्र, जैसे जो वन भूमि रहती है वो आदिवासियों को दी जाती है उनकी, जैसे आदिवासी आपने देखा होगा वो आप झूम खेती करते हैं। हाँ हाँ, जगदलपुर को नहीं मिला, जगदलपुर में रहने वाले आदिवासियों को मिला है। हाँ, जिला की बात नहीं होती यहाँ पर, आदिवासियों आपके पर्टिकुलर, अगर मान लेते हैं आपके पास जो निजी भूमि होगी उसको मैं आपकी भूमि बोलूंगा, मैं उसको आपके जिले की भूमि नहीं बोलूंगा। तो ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को जमीन दी जाती, वन अधिकार पट्टा दिया जाता है, उनको अपनी झूम खेती करनी रहती है। आपने देखा होगा उनके पास कोई कृषि वृषि भूमि नहीं रहती, उनकी आजीविका 90% उनकी झूम खेती में डिपेंड रहती है। तो उनको वो एरिया का अधिकार दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र में अपनी आजीविका का काम कर सकते हो। तो ऐसे लोग जिनके पास अपनी निजी भूमि नहीं है लेकिन उसको गवर्नमेंट की तरफ से वन भूमि दिया गया उनकी आजीविका चलाने के लिए, तो उनको वन अधिकार पट्टाधारी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार कितने दिन का रोजगार दे रही है इनको? 150 दिन का। अब तीसरा है सूखा प्रभावित क्षेत्र या ये प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र। कभी कभी अगर प्राकृतिक आपदा आ जा रही है तो वो प्रभावित क्षेत्र, तो इसके लिए यहां पर, तो यहां से प्रभावित लोग होंगे अगर किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आ गई या सूखा पड़ गया, तो वहां पर मनरेगा योजना के तहत भारत सरकार 150 दिन का रोजगार देती है और राज्य सरकार जो है अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार। राज्य सरकार अगर चाहे तो वो अतिरिक्त, याद रखना ये जब सूखा पड़ेगा तब राज्य सरकार देखेगी कि उनको देना है कि नहीं देना है। तो जब पिछले बार सूखा पड़ा था हमारे यहां छत्तीसगढ़ में, तो राज्य सरकार ने 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया था, तो इस तरीके से टोटल यहां पर 200 दिन का रोजगार उनको मिला था। समझ आ रहा है? लेकिन ये डिपेंड कब करेगा? जब सूखा पड़ रहा है तब करेगा। अभी अगर देखा जाए, अगर राज्य सरकार के पूछा जाए अतिरिक्त कितना देती, तो 50 दिन देती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अब सूखा पड़े तो देगी ही। उस समय पड़ा था तो दी थी, इसी के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और ये पेपर में आया था क्वेश्चन, एडीओ 2017 में आया था कि सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए टोटल कितने दिन का रोजगार मिल रहा है? 200 दिन का, क्योंकि उस समय 2017 सूखा का ही समय था। क्लियर है? तो अब भी पड़ेगा तब राज्य सरकार देखेगी कि देना है कि नहीं देना है, लेकिन भारत सरकार 150 दिन का देगी ही जहां सूखा पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर आपके ये दिनों वाली जो संख्या है ये आपके पेपर में पूछी जाती है। अब यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो इनका जितना भी आपकी मजदूरी बनेगी, याद रखना कि यहां से आपको एक चीज क्या क्लियर हुआ कि मनरेगा योजना के तहत जो 100 दिन का रोजगार सामान्य क्षेत्र में मिल रहा है, ये मिलना उनका हक है। ठीक है, ये कौन तय कर रहा है? ये भारत सरकार ने तय कर दिया है। लेकिन यहां पर यह भी बोला गया कि राज्य सरकार उनको अतिरिक्त कुछ देना चाहती है तो दे सकती है, यानी राज्य सरकार अगर चाहे तो अतिरिक्त रोजगार दे सकती है। तो यहां पर जो इनको मजदूरी मिलेगी, मजदूरी कितनी मिलेगी सब हम पढ़ेंगे। यहां पर याद रखना जो इनको काम करेंगे तो इनको मजदूरी का भुगतान होगा, तो मजदूरी का भुगतान कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। याद रखना जो 100 दिन के रोजगार की बात हो रही है उसमें मजदूरी का भुगतान कौन करेगा? जो भारत सरकार ने तय किया है उसमें मजदूरी का भुगतान उतने दिनों का कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। और जो एक्स्ट्रा दिन यहां पर दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा दिन का भुगतान कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। एक्स्ट्रा दिन का भुगतान राज्य सरकार करेगी। ये चीज को याद रखना कि भारत सरकार ने जितने दिन तय किए उतने दिन का उनको कौन देगी? भारत सरकार देगी। और जो एक्स्ट्रा दिन यहां पर रोजगार राज्य सरकार ने घोषणा की है उसका भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। नोट कर लो इसको फटाफट। मिलेगा रविकांत जी, पीडीएफ भी मिलेगा। अभी बस नोट करते हुए चलिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ मिलेगी ना मैडम, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको हाइब्रिड मोड में क्लास मिलेगा। ठीक है, हाँ हाँ, मजदूरी दर नहीं होता, वो सामान जो मिलता है ना, जैसे मनरेगा योजना के लिए खुदाई हो रही है तो उसके लिए जो सामान लगेगा, या कहीं पे तालाब निर्माण हो रहा है तो सामग्री में मजदूरी जो बढ़ता है वो 60-40 के रेशो में बढ़ता है, साधन लागत जो होती है वो। हाँ 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 हाँ, अगर चाहती, इसमें नहीं लिखा हूं मैं, इनके लिए लिखा हूं, मतलब मैं ओवरऑल तीनों के लिए लिखा हूं कि अगर इनके इतने दिन के अलावा कहीं पर भी राज्य सरकार ने एक्स्ट्रा दिया, मतलब जैसे 150 दिन है,
अब राज्य सरकार को लग रहा है कि वन अधिकार वालों को भी 50 दिन में एक्स्ट्रा दे दूं, तो 50 दिन देगी तो उसका वहन राज्य सरकार करेगी। हाँ, जहां जहां भारत सरकार लिखा है जितने दिनों का उतने दिन का भारत सरकार करेगी, जहां जहां राज्य सरकार लिखा है उनका राज्य सरकार करेगी। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलो यहां पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ उद्देश्य में। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा। जो मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं, एक परिवार को गिन के कितने दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार। आगे, आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना। अब वो तालाब बनाएंगे, कुएं बनाएंगे, तो ग्राम ग्राम की तो वो संपत्ति ही है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है। अगला देखते हैं, सक्रिय रूप से सामाजिक समावेशिता को सुनिश्चित करना। मैंने आपको बताया सामाजिक समावेशिता का मतलब क्या होता है कि उसका हक है कि वो चीज को मांग सके, अपने काम के लिए वो आवाज उठा सके, तो उसके लिए आपकी सामाजिक समावेशिता। यहां पर ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2013-14 क्या इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर इसको 150 दिवस का किया गया रोजगार। यानी मैंने आपको बताया ना कि भारत सरकार कितने दिन का दे रही है सामान्य क्षेत्र में, 100 दिन का। छत्तीसगढ़ सरकार 50 दिनों का अतिरिक्त दे रही है, तो ये 50 दिन का अतिरिक्त वो कब से चालू किए, 2013-14 से स्टार्ट किए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, तो याद रखना है कि 2013-14 से जो आपकी छत्तीसगढ़ सरकार है वो 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रोवाइड कर रही है। डेट आपके पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। वन अधिकार क्षेत्र में 50 दिन का एक्स्ट्रा नहीं है अभी सोनम जी, पूरा का पूरा 150 दिन भारत सरकार दे रही है। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है पढ़ लो, अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय का वहन कौन करेगा, राज्य शासन करेगा। मैंने आपको जो बता दिया है। अगला देखते हैं, वन अधिकार पट्टाधारक परिवार को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिस पर हमने चर्चा कर ली है। यहां पर अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। अब देखो यहां पर हमारी ग्रामीण क्षेत्र की एक और योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है, तो उसके लिए अगर कोई मनरेगा मजदूर अपने घर का खुद निर्माण करना चाह रहा है, तो इसके लिए उसको क्या किया जा रहा है, एक्स्ट्रा रोजगार दिया जा रहा है। यानी यहां पर ये 90 और ये 95 दिन उसको एक्स्ट्रा रोजगार मिलेगा। अभी तक कितना मिल रहा था नॉर्मल क्षेत्र में, 100। तो उसके अलावा भारत सरकार इनको अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उनको अपने घर का निर्माण खुद करना है, तो ऐसी स्थिति में उनको 90 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा सामान्य क्षेत्रों में, और अगर वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो उनको 95 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अब यहां पर क्या होता है, आप यहां पर मनरेगा योजना के अंतर्गत एक राजमिस्त्री भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आप मनरेगा योजना के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, राजमिस्त्री पढ़ेंगे। आपने पंचायत वेब सीरीज देखी है, उसमें आपने देखा होगा टॉयलेट बनाने के लिए राजमिस्त्री को लगाने बुलाते हैं, देखे हो, कोई देखा है कि नहीं पंचायत वेब सीरीज? तो उसमें आप देखना कि आता है, जैसे मनरेगा योजना के तहत क्या होता है, राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। राजमिस्त्री यानी आप सीधा बोल सकते हो मिस्त्री बनने की स्किल दी जाती है। उसके बाद वो क्या करता है, इस योजना के तहत पात्र होता है और गांव गांव में जाकर इनको टॉयलेट का निर्माण करना, ये सब काम इनका होता है। समझ आ गया? तो यहां पर क्या है, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अपने घर का निर्माण खुद करना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में सामान्य क्षेत्र में उसको 150 दिन मिल रहा है, 100 + 50 छत्तीसगढ़ सरकार, उसके अलावा 90 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिलेगा, और पहाड़ी क्षेत्र में यह संख्या हो जाएगी 95 दिन की। लेकिन आपको ये 150 में गिना नहीं जा रहा है उसको, समझ, ये चीज याद रखना, ये एक्स्ट्रा है। और पेपर में अगर प्रधानमंत्री आवास के तहत ही पूछना होगा तो ये 90 और 95 ही आपसे पूछेगा, उसमें 150 को जोड़ के ऐसा करके नहीं पूछेगा। तो याद रखना, कॉपी में नोट करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ब्रैकेट में ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ब्रैकेट में ग्रामीण के तहत अगर कोई हितग्राही, हितग्राही का मतलब जिसको उसका फायदा मिल रहा है, अगर कोई हितग्राही स्वयं अपने घर का निर्माण करना चाहता है, स्वयं
अपने घर का निर्माण करना चाहता है तो उसको सामान्य क्षेत्र पर 90 दिनों का तो उसको सामान्य क्षेत्र पर 90 दिनों का और पहाड़ी क्षेत्रों पर 95 दिनों का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। और जो अतिरिक्त रोजगार मिलेगा उसका भुगतान यानी मजदूरी का भुगतान और जो अतिरिक्त रोजगार मिलेगा उसकी मजदूरी का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। अतिरिक्त रोजगार जो मिलेगा उसका मजदूरी का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। अब यहां पर याद रखना आगे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर पात्रता देख लेते हैं कि कौन कौन मनरेगा योजना के तहत पात्र है। याद रखना कि मनरेगा योजना पूरी तरीके से भारत सरकार की योजना नहीं, यानी भारत सरकार ही उसका वहन कर रहा है ऐसा नहीं है। मजदूरी का भुगतान भारत सरकार करता है, जबकि उनके जो मजदूरी करने के लिए जो उनका किसी भी चीज का निर्माण करेंगे तो उसके लिए आपका क्या लगेगा, लागत लगेगा, साधन लागत लगेगा, यानी कुछ मटेरियल लगेगा। तो उस मटेरियल के भुगतान में भारत और राज्य सरकार का हिस्सेदारी है। समझ आ रहा है? लेकिन मजदूरी के भुगतान में 100% कौन कर रहा है? भारत सरकार। लेकिन अतिरिक्त अगर उनको रोजगार दिया जा रहा है तो कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है। अब यहां पर देखते हैं कि पात्रता क्या है, मनरेगा योजना के लिए पात्र कौन कौन है। तो केंद्र शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र हैं। यानी ग्रामीण परिवार के सभी वयस्क सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो सभी इस योजना के लिए क्या है? पात्र हैं। याद रखना कहां के? ग्रामीण परिवार। आगे योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए एक परिवार पात्र होगा। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें पूरे परिवार के जितने मेंबर है सबको गिन के कितने दिन का रोजगार मिलेगा? 100 दिन का। पेपर में आपको एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, परिवार को मिलेगा, तो यहां पर लिखा हुआ परिवार है, याद रखना आपका आंसर परिवार होगा। आगे देखते हैं 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त वयस्क व्यक्तियों के बीच में विभाजित किया जा सकता है। अतः एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति को जो रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं 100 दिन की सीमा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। यानी कम से कम कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अब आगे देखते हैं इसके आगे। अब ये पात्रता क्या है? इस हेतु परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में चल रही योजना, तो ग्रामीण क्षेत्र में 3 स्तर पर पंचायत होती है। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो इनको आवेदन कौन से स्तर पर करना पड़ेगा? सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर पर। तो वो कोई ना कोई ग्राम में रह रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे, यानी उनका नाम किसी ना किसी ग्राम पंचायत में होगा। तो ग्राम पंचायत को उनको निवासी होना जरूरी है। आगे स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक है। यानी आपका ये परिवार कहां अपना पंजीयन कराएगा? ग्राम पंचायत में जाकर अपना पंजीयन कराएगा। आगे पंजीयन में परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों का क्या देना होगा? विवरण देना होगा। यानी उसमें आपके परिवार के कितने मेंबर जो हैं ये आपके वयस्क हैं उनके सबके नाम देना पड़ेगा। भले वो रोजगार पाना चाह रहा हो या ना पाना चाह रहा हो, सबका नाम देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं परिवार में ए बी सी ये तीनों वयस्क सदस्य मान लेते हैं, तो नाम आपको तीनों का देना पड़ेगा। भले इसमें से सी बोले मैं रोजगार नहीं पाना चाहता, कुशल श्रम नहीं करना चाहता, लेकिन आपको नाम तीनों का देना पड़ेगा। समझ आया? भले ए और बी मिलकर वो काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम आपके तीनों का देना पड़ेगा। आगे ग्राम पंचायत से परिवार का रोजगार परिवार कार्ड प्राप्त करना होगा। यानी आपका जॉब कार्ड मिलेगा। जैसे ही आप यहां पर अप्लाई करेंगे कि हमको रोजगार चाहिए, तो आपको क्या देगी ग्राम पंचायत? जॉब कार्ड देगी। अब देखो ये जॉब कार्ड इस तरीके से दिखता है आपका मनरेगा योजना के तहत।
तो ऐसे इस तरीके से आपके पूरी चीजें इसमें लिखी होती, जॉब कार्ड का नंबर होता है, आपके जो घर का मतलब जिनका वयस्क मेंबर है उनका जो आपका हेड होगा उसका नाम लिखा होगा, कब से जॉब कार्ड जारी किया गया है, उनकी कैटेगरी क्या, एड्रेस क्या, सब चीज लिखा होगा। जैसे अगर आप यहां पर देख रहे होगे, इसमें देखो एज के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, गोकुल, तो इसका नाम पे देखो यहां पर इसी के नाम पर जॉब कार्ड बना है। समझ आ गया? यानी आपका जो वयस्क सदस्य होगा इसमें सबसे हेड जो होगा उस घर का, उसके ही नाम पर क्या बनेगा, जॉब कार्ड बनेगा। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर याद रखना है कि जितने वयस्क मेंबर उसके घर में सबके नाम इसमें लिखे होंगे, लेकिन जॉब कार्ड किसके नाम पर बनेगा, जो घर का सबसे हेड होगा, सबसे बड़ा होगा, उसके नाम पर यहां पर जॉब कार्ड बनेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं यहां पर अगला पॉइंट है यहां पर जॉब कार्ड या रोजगार परिवार कार्ड के आधार पर अकुशल मानव श्रम करने हेतु क्या करना पड़ेगा, आवेदन देना होगा। यानी सबसे पहले क्या, अगर आपको मनरेगा योजना के तहत लाभ चाहिए तो आपको अपनी ग्राम पंचायत में जाकर क्या बनवाना पड़ेगा, जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा। जब आपकी ग्राम पंचायत जॉब कार्ड बनाकर दे देगी तो उसके बाद आप क्या करोगे, रोजगार पाने के लिए ग्राम पंचायत के पास क्या करोगे, आवेदन करोगे। यानी पहले आपका जॉब कार्ड बनेगा तभी आपको क्या मिलेगा, मनरेगा योजना का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा, जॉब कार्ड बनाने के बाद आप क्या करोगे, मनरेगा योजना के तहत लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत के पास आवेदन करोगे। अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पेपर में आ सकती है, यह है आपका कि ऐसी महिलाएं जो कि परिवार के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा रोजगार हेतु आवेदन करती है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर मान लेते हैं परिवार में ए बी सी ये 3 मेंबर है, परिवार मान लेते हैं सबसे बड़ा जो है ए है, ए के नाम पर जॉब कार्ड बन गया, लेकिन परिवार में मान लेते हैं बी जो है ये फीमेल है, अब ए भी काम मांग रहा है, सी भी काम मांग रहा है, बी भी काम मांग रहा है, तो यहां पर तीनों काम मांग रहे हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको काम देने की जाएगी, बी को, क्योंकि बी महिला है। तो सबसे पहले यहां पर याद रखना है काम में प्राथमिकता किसको देंगे, महिला को देंगे। अगर उनके परिवार के सभी सदस्य काम मांग रहे तो उसमें भी सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी, महिला को दी जाएगी। समझ आ गया? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहली प्राथमिकता आपको किसको देगी, महिलाओं को। आगे यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों में से कम 1/3 महिलाओं को लाभान्वित किया जाए। यानी मनरेगा योजना के तहत मान लेते हैं किसी ग्राम पंचायत में जितने भी आवेदन आए हैं उसमें से आपको कितने लोगों को काम देना पड़ेगा, महिलाओं को 1/3 कम से कम महिलाओं को काम देना पड़ेगा। यानी जितना भी काम होगा, जितने आवेदन आए उसमें से 1/3 काम किसको दिया जाएगा, केवल महिलाओं को दिया जाएगा। ये ग्राम पंचायत स्तर में भी होगा, ब्लॉक स्तर पर भी होगा और देश लेवल पर भी ये होगा। यानी देश भर में मनरेगा योजना के तहत जितने भी काम होंगे उसमें से 1/3 काम किसको दिया जाएगा, महिलाओं को। समझ आ गया? तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करके लिखेंगे। मनरेगा योजना के अंतर्गत, मनरेगा योजना के अंतर्गत मनरेगा योजना के अंतर्गत जितने भी कामों के लिए आवेदन किया जाएगा, जितने भी कामों के लिए आवेदन किया जाएगा उनमें से कम 1/3 काम, उनमें से कम 1/3 काम महिलाओं को ही दिया जाएगा। उनमें से कम 1/3 काम महिलाओं को ही दिया जाएगा। अब देखो यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में मान लेते हैं कोई विकलांग व्यक्ति, विकलांग यानी दिव्यांग या अपंग जिसको हम बोल सकते हैं, अगर कोई विकलांग व्यक्ति उस क्षेत्र में रह रहा है और वो रोजगार पाना चाह रहा है तो उसको भी इस योजना के तहत रोजगार मिला जाएगा। लेकिन यहां पर यह देखा जाएगा कि वो कौन से काम करने में सक्षम है। यानी विकलांगता भी अलग अलग श्रेणी की होती है, कोई हो सकता है किसी में हाथ में प्रॉब्लम हो, किसी के पैर में प्रॉब्लम हो, तो वो किस तरीके का काम वो कर सकता है उसके अकॉर्डिंग उसको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है, यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अपंग व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार क्या दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। तो लिख लेंगे मनरेगा योजना के तहत, नोट में अगला पॉइंट, मनरेगा योजना के तहत काम प्राप्त करने हेतु, मनरेगा योजना के तहत
काम प्राप्त करने हेतु विकलांग ऑब्लिक अपंग व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। विकलांग ऑब्लिक अपंग व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। और उनको उनकी योग्यता के अनुसार ऑब्लिक उनकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाएगा या कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, क्या चीज? आवाज नहीं आ रही है, एक बार जोर से बोलिए। अगर जितना काम वहां पर मनरेगा योजना के तहत दिया जा रहा है उसमें 1/3 महिलाओं को दिया जाएगा। चलो अब समझते हैं जॉब कार्ड किस तरीके से जारी होता है। चलो, जॉब कार्ड का अधिकार पहला है, प्रत्येक गृहस्थी के वयस्क सदस्य जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, उस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को जिसके अधिकारिता में वे निवास करते हैं अपने नाम, आयु और गृहस्थी के पते कार्य कार्ड जारी करने के लिए अपनी गृहस्थी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर कोई जॉब कार्ड प्राप्त करना चाहता है, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, वह आवेदन कहां पे करेगा? जहां पे वो रह रहा है जिस ग्राम पंचायत में, वहां पर जाकर वो क्या करेगा? आवेदन करेगा। समझ आ गया? और उस आवेदन में उसके परिवार के हर सदस्यों का नाम होगा जो वयस्क हैं। यहां तक वही चीज लिखा है। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी करे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अगर कोई व्यक्ति जॉब कार्ड पाने के लिए आवेदन करता है तो यह ग्राम पंचायत का कर्तव्य है कि उसके आवेदन के 15 दिन के भीतर उसको क्या करे? जॉब कार्ड जारी कर दे। तो लिखना है, नोट में करके लिखना है, जो आप लिख रहे हो पॉइंट में लिखना है, मनरेगा योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत में, मनरेगा योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड पाने हेतु आवेदन करता है, जॉब कार्ड पाने हेतु आवेदन करता है, तो ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य है कि आवेदन के 15 दिनों के भीतर उसे जॉब कार्ड जारी करे। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, जब एक बार जॉब कार्ड जारी हो जाता है, यानी जब आपका एक बार जॉब कार्ड बन गया तो वो 5 साल तक के लिए वैलिड रहता है। यानी एक बार जॉब कार्ड बनेगा तो उसकी वैलिडिटी जो है वो 5 साल की है। तो लिखना है अगला पॉइंट, जॉब कार्ड जारी होने के दिनांक से 5 वर्षों के लिए वैध होगा। जॉब कार्ड जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष तक के लिए वैलिड होगा। बस इतना ही नोट करना है। अब याद रखना है, जैसे ही 5 साल का उसका वैलिडिटी खत्म होगा, जैसे ही खत्म होगा 1 महीने के भीतर ग्राम पंचायत उसको दोबारा क्या करेगी? रिन्यू करेगी। यहां पर वही लिखा है, उसके बाद आपका जो ग्राम पंचायत है वो 1 माह के अंदर उसको क्या करेगी? नवीनीकृत करेगी, यानी रिन्यू कर देगी, और फिर से वो 5 साल तक के लिए वैलिड हो जाएगा। हाँ, 1 महीने के अंदर, यानी जब जैसे उसकी वैलिडिटी खत्म हुई,
तो 1 महीने के भीतर दोबारा नया जॉब कार्ड जारी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। परिवार रोजगार कार्ड यानी जॉब कार्ड प्राप्त ना होने पर, जैसे किया जारी किए गए किसी परिवार रोजगार कार्ड पर कोई आपत्ति होने पर। अब समझो इस चीज को, मान लेते हैं आपने ग्राम पंचायत के पास आवेदन किया, ग्राम पंचायत ने जॉब कार्ड जारी नहीं किया, 15 दिन के भीतर करना है, लेकिन जॉब कार्ड जारी नहीं किया, या ग्राम पंचायत ने जो जॉब कार्ड जारी किया उसमें आपको कोई आपत्ति है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो? तो ऐसी स्थिति में आपत्ति होने पर कोई भी आपत्तिकर्ता संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच के समक्ष क्या करेगा? आपत्ति अपनी प्रस्तुत करेगा। यानी जॉब कार्ड अगर 15 दिन हो गया आपका समय आवेदन किए, जॉब कार्ड जारी नहीं हुआ, या जॉब कार्ड जारी हुआ उसमें कुछ गलतियां हैं या आपको किसी चीज में आपत्ति है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ग्राम पंचायत के सरपंच के समक्ष आपत्ति अपनी प्रस्तुत करोगे और ग्राम पंचायत का सरपंच 1 सप्ताह के भीतर उस आपत्ति का क्या करेगा? निराकरण करेगा। यानी जो भी आपका जॉब कार्ड जारी क्यों नहीं हुआ उसकी जानकारी देगा, क्यों नहीं हो रहा है, या हुआ उसमें कुछ अगर गलती है तो उसके बारे में बताएगा कि हम इसमें सुधार करेंगे, या उसको जो भी आपत्ति है उसका निराकरण करेगा। यानी अगर आपको जॉब कार्ड के संबंध में कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप अपील कहां कर सकते हो? ग्राम पंचायत के सरपंच के पास अपील कर सकते हो, और ग्राम पंचायत का सरपंच अपील के 7 दिन के भीतर यानी 1 सप्ताह के भीतर उसको सॉल्व करेगा। क्लियर? अब मान लेते हैं कि ग्राम पंचायत का जो सरपंच है उसने उसको सॉल्व किया, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हो, यानी उसने जवाब दिया लेकिन आप जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो? कार्यक्रम अधिकारी के पास अपील कर सकते हो। यानी सरपंच के जो भी उसने अपना जवाब दिया, सरपंच के जवाब से आप खुश नहीं हो तो सरपंच के जवाब के 7 दिन के भीतर आप क्या कर सकते हो? कार्यक्रम अधिकारी के पास अपील कर सकते हो। अब ये कार्यक्रम अधिकारी कौन होगा? कार्यक्रम अधिकारी आपका जो जनपद पंचायत होती है, जनपद पंचायत में जो सीईओ होते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो जनपद पंचायत के होते हैं, वही मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी होगा। यहां पर मैंने लिखकर भी दे दिया है, कार्यक्रम अधिकारी आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का होगा। जब आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ोगे तो वहां पर ये आएगा। आप देखोगे जो सीजीपीएससी का पेपर होता है उसमें ये पोस्ट आती है जनपद पंचायत के सीईओ की, तो अगर आप सीजीपीएससी पास करते हो तो उसके बाद आप जनपद पंचायत के सीईओ बनते हो। ठीक है, उसमें आपका एक पोस्ट रहता है। तो याद रखना कि जो जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है वही मनरेगा योजना का कार्यक्रम अधिकारी भी होता है, यानी मनरेगा योजना को लागू कराना इसका काम है। अगर मान लेते हैं कि आप सरपंच के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो उसके 7 दिवस के भीतर आप कहां अपील करोगे? कार्यक्रम अधिकारी के पास, और कार्यक्रम अधिकारी जांच के उपरांत 1 सप्ताह के भीतर आपके अपील का निराकरण करेगा। लेकिन अब मान लेते हैं कार्यक्रम अधिकारी के पास अपील किए, आप उसके भी निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो आप इसके आगे भी अपील कर सकते हो। किसके पास? अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास। अब ये अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होता है? जिला पंचायत का सीईओ होता है। यहां पर भी लिखा है अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का होगा। आप उसके पास अपील कर सकते हो और 7 दिन के भीतर आपको अपील करना होगा और वो 7 दिन के भीतर आपकी अपील की सुनवाई करेगा। क्लियर है? तो याद रखना कि सबसे पहले जॉब कार्ड से रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत हो आप अपील कहां करोगे? सरपंच के पास। सरपंच 1 सप्ताह के भीतर उसको सॉल्व करेगा। सरपंच के डिसीजन से आप खुश नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो कार्यक्रम समन्वयक के पास या कार्यक्रम अधिकारी के पास। इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप अपील करोगे अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास। ये कौन होते हैं? आपके जनपद पंचायत के सीईओ, और ये होते हैं जिला पंचायत के सीईओ। समझ आ गया? तो और सभी में आपका क्या है? डेट जो आपका कॉमन है कितना है? 7 दिन। मतलब सब कितने दिन के भीतर डिसीजन देंगे? 7 दिन के भीतर डिसीजन देंगे। चलो अब देखते हैं। हाँ, जैसे सरपंच मान लेते हैं निर्णय दे रहा है, तो सरपंच के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हो तो उसके निर्णय देने के 7 दिन के भीतर आप अपील करोगे, और वो भी 7 दिन के भीतर उसके पास अपील के वो भी 7 दिन के भीतर आपको डिसीजन देगा। अब देखते हैं यहां पर जॉब कार्ड को रद्द किया जाना, यानी आपका जो जॉब कार्ड बन गया है उसको किन कारणों से कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहां पर लिखा है नियमित आधार पर और निश्चित रूप से कार्यों की मांग ना किए जाने पर या रिपोर्ट ना किए जाने के आधार पर किसी भी जॉब कार्ड को रद्द नहीं किया जाएगा। यानी मान लेते हैं आपने जॉब कार्ड बना लिया,
अब जॉब कार्ड बनाने के बाद आप रोजगार की मांग ही नहीं कर रहे हो, तो इस कारण से आपका जॉब कार्ड रद्द नहीं होगा। समझ आ रहा है ये चीज? यानी अगर आपने जॉब कार्ड बना लिया है तो ये जरूरी नहीं कि आप रोजगार की मांग करो। आपको नहीं करना है तो आप नहीं करो, आपका जॉब कार्ड जो है वैलिड 5 साल तक रहेगा, जो हमने पढ़ा है। क्लियर? तो इस आधार पर कि आपने काम मांगा ही नहीं है, तो इस आधार पर आपका जॉब कार्ड रद्द नहीं होगा। आगे देखते हैं, जॉब कार्ड कब रद्द किया जा सकता है। पहला, परिवार स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में पलायन कर चुका है। यानी आपका परिवार, जॉब कार्ड किसके लिए बनेगा? ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनेगा। अब आपका परिवार जो था वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र रहने चला गया, तो शहर में रहने चले गया तो आपका जॉब कार्ड तो वैलिड ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्र के लिए तो मनरेगा योजना है ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो अगर आपका परिवार जो है शहरी क्षेत्र में पलायन कर जाता है तो आपका जॉब कार्ड क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। आगे, यह डुप्लीकेट जॉब कार्ड सिद्ध हो चुका है। यानी क्या हुआ? आपने फर्जी जॉब कार्ड बनवा लिया था, तब आपका जॉब कार्ड को अगर जांच के बाद निरस्त किया जा सकता है। आगे, इसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत किया गया हो, यानी इस जॉब कार्ड को बनाने के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वो क्या है? फर्जी हैं, तब आपका जॉब कार्ड रद्द हो सकता है। अगला, यदि कोई परिवार दूसरी ग्राम पंचायत में पलायन कर जाता है, यानी मान लेते हैं पहले वो ए ग्राम पंचायत में रहता था, वो ए से बी ग्राम पंचायत में चला गया, लेकिन इसका जॉब कार्ड तो ए ग्राम पंचायत ने जारी किया था, तो अगर वो बी में गया तो उसको बी में जाकर नया जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। आगे, इसके अतिरिक्त अब मान लेते हैं कोई क्षेत्र ग्राम पंचायत का क्षेत्र था, अब इसको क्या किया गया? इसको नगर पंचायत घोषित कर दिया गया। यानी पहले ये ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता था, अब इसको क्या कर दिए? नगर पंचायत घोषित कर दिए। नगर पंचायत घोषित कर दी, यानी ये क्या हो गया? शहरी क्षेत्र की जनसंख्या हो गई नगर पंचायत, तो यहां पर क्या होगा? आपका जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा ऑटोमेटिक। यानी अगर ग्राम पंचायत का आपने पढ़ा भी होगा, नगरीय निकायों का गठन तो हम पढ़ते हैं संक्रमणकालीन क्षेत्रों में बनता है नगर पंचायत। संक्रमणकालीन क्षेत्र क्या होता है? जब कोई ग्राम पंचायत वहां पर इतना विकास हो गया कि अब वहां पर नगरों की सुविधा उत्पन्न हो गई है, मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में वो ग्राम पंचायत क्या हो जाती है? नगर पंचायत में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो अगर कोई ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो नगर पंचायत के लिए तो योजना है ही नहीं, तो आपका क्या होगा? उनका जॉब कार्ड बंद हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो क्लियर है ये चीज? याद रखना, जॉब कार्ड किस तरीके से रद्द किया जा सकता है। अब ये जॉब कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया क्या होती है, 2 लाइन में उसको पढ़ लेते हैं। जॉब कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया, सभी मामलों में कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है? जनपद पंचायत का सीईओ। सभी मामलों में कार्यक्रम अधिकारी तथ्यों की निष्पक्ष जांच करने के पश्चात ग्राम पंचायत को जॉब कार्ड रद्द करने का निर्देश दे सकता है। यानी जॉब कार्ड को रद्द कौन करेगा? ग्राम पंचायत ही करेगी, लेकिन जांच कौन कर रहा है? कार्यक्रम अधिकारी कर रहा है, यानी जिला जनपद पंचायत का सीईओ कर रहा है। नामों को जोड़े जाने, हटाए जाने, रद्द किए जाने की समस्त कार्रवाई सार्वजनिक की जाएगी। सार्वजनिक की जाएगी यानी ये ग्राम सभा के सामने होगी। ग्राम सभा आपने पढ़ा है, ग्राम सभा क्या होता है? गांव के लोगों की मीटिंग के टाइप का होता है, सभी गांव के जितने भी वयस्क मेंबर है वो सब मौजूद रहते हैं। तो अगर जॉब कार्ड में किसी के नाम को जोड़ना है, किसी के नाम को हटाना है, तो ये सब किसके सामने कार्रवाई होगी? ग्राम सभा। अब ग्राम सभा के मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच खुद करता है। तो जॉब कार्ड के मामले में भी तो उसी को पावर है, तो वो क्या करेगा? यहां पर सभी कार्रवाई ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी सूचना कार्यक्रम अधिकारी को दी जाएगी। कार्यक्रम अधिकारी यानी सीईओ। अब मान लेते हैं यहां पर आपके 1 2 3 4 ये नाम जॉब कार्ड में है। अब मान लेते हैं उसमें से जो चौथा नंबर का व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई, तो अब तो वो रोजगार पाने के लिए तो पात्र ही नहीं है, मृत्यु हो गई, यानी उसका नाम जॉब कार्ड से हटाना पड़ेगा। तो जॉब कार्ड से हटाने के लिए आवेदन ग्राम पंचायत में करेगा कि मेरे जॉब कार्ड को क्या करना है? रिन्यू करना है। तो जॉब यहां पर क्या होगा? वो सभी कार्रवाई आपकी ग्राम सभा के सामने की जाएगी और इसकी सूचना ग्राम पंचायत कार्यक्रम अधिकारी को दे देगी, यानी आपके जनपद पंचायत के सीईओ को। समझ आ गए? यहां तक सभी को क्लियर है? अब मनरेगा योजना के लिए आपको याद रखना है, एक सिस्टम काम करता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। अब ये MIS क्या है? मनरेगा योजना के तहत जितने भी डेटा होते हैं वो सब डेटा MIS में स्टोर होते हैं। यानी पूरी डेटा को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। सभी डेटा जो है, MIS एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या कर दिया गया है? सभी डेटा को यहां पर स्टोर कर दिया गया है कि मनरेगा योजना के तहत कौन कौन काम कर रहा है, कितने लोगों ने काम मांगा। तो ये सब आपके ग्राम पंचायत के सरपंच का काम है कि वो सभी डेटा को इसमें क्या करे? अपडेट करे। तो यहां पर इनके लिए क्या होता है? एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है।
ठीक है, जो हर ग्राम पंचायत को अपना मिला होता है और उसी के तहत यहाँ पर क्या किया जाता है, वो अपने अपने क्षेत्र में इस डेटा को अपडेट करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर जिनका जॉब कार्ड बन रहा है, कितने लोगों ने रोजगार मांगा, ये सब डेटा कहां पे जाएगा, MIS में जाएगा, जो आपका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक लास्ट मुद्दा यहां पर पढ़ लेते हैं, रोजगार की उपलब्धता, फिर उसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे। रोजगार की उपलब्धता क्या लिखा है, रोजगार की उपलब्धता प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर दी जाएगी। यानी जो पहले रोजगार मांगेगा उसको पहले रोजगार मिलेगा, जो बाद में मांगेगा उसको बाद में मिलेगा। तो प्रथम और प्रथम पाओ के सिद्धांत पर रोजगार दिया जाएगा। आगे, पंजीकृत परिवार का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में है, योजना के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए आवेदन करने का हकदार होगा और ऐसे सभी आवेदनों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाएगा। तारीख युक्त रसीद दी जाएगी और उसकी कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्टि की जाएगी। यानी मैंने आपको बताया, जो भी आपका जॉब कार्ड जारी होगा उसके बाद रोजगार की मांग करेगा, रोजगार कौन कौन मांग रहा है, उसको कितने दिनों के भीतर रोजगार मिल रहा है, सब MIS में क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। और जिस दिन उसने आवेदन दिया रोजगार प्राप्त करने का, उस दिन उसको क्या मिलेगी, एक रसीद मिलेगी, ताकि उसके पास भी तो प्रूफ रहे ना कि मैंने उस दिन आवेदन मांग दिया था। तो यहां पर क्या दिया जाएगा, उसको रसीद दिया जाएगा। आगे, कार्य की मांग के पंजीकरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर उसको कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। यानी याद रखना, जैसे उसने कार्य की डिमांड की है, कार्य की डिमांड के 15 दिन के भीतर उसको कार्य मिलना जरूरी है। जॉब कार्ड भी 15 दिन के भीतर मिलना जरूरी है। जॉब कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद वो कार्य के लिए आवेदन करेगा, कार्य के आवेदन के 15 दिन के भीतर उसको कार्य मिलना कंपलसरी है। आगे, कार्यक्रम अधिकारी और क्रियान्वयन एजेंसी, यहां पर देखो दो वर्ड जुड़ा है। कार्यक्रम अधिकारी क्या होता है, जनपद पंचायत का CEO होता है। अब ये क्रियान्वयन एजेंसी क्या होता है, क्रियान्वयन एजेंसी का मतलब मनरेगा योजना के तहत किसको काम दिया गया है। अब मान लेते हैं मनरेगा योजना के तहत टेंडर जारी होते हैं, अब टेंडर जारी होगा, रोजगार वहां के लोगों को ही मिलेगा, लेकिन उसको उसका जो निर्देशन करेगा वो कौन करेगा, जिसको टेंडर मिले। अब ये क्रियान्वयन एजेंसी कोई विभाग भी हो सकता है, किसी को टेंडर जारी हुआ है वो भी हो सकता है, तो ये क्रियान्वयन एजेंसी कोई भी हो सकता है जिसको ये काम अलॉट हुआ है। समझ आ रहा है? अब उसके अंतर्गत लोग मिलकर काम करेंगे, जैसा आप बोल सकते हो जिसको ठेका मिलेगा उस काम को करवाने का, आप उसको बोल सकते हो। आगे, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कामगार जिन्हें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार की जरूरत है, उन्हें उनके आवेदन की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर कार्य उपलब्ध कर दिया जाए। यानी आपसे पूछा जाए कि अगर मनरेगा योजना के अंतर्गत जो काम की मांग की जा रही है उसको काम देना किसकी जिम्मेदारी है, तो कार्यक्रम अधिकारी और क्रियान्वयन एजेंसी की जिम्मेदारी कि उसको 15 दिन के भीतर क्या उपलब्ध कराया जाए, काम। लिख लो, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, नोट करेंगे। मनरेगा योजना के तहत काम उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी, मनरेगा योजना के तहत काम उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा योजना के तहत काम उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी और क्रियान्वयन एजेंसी की होती है। कार्यक्रम अधिकारी और क्रियान्वयन एजेंसी की होती है। अब देखो, कार्यक्रम अधिकारी किसके अंडर में काम कर रहा है, अब जनपद पंचायत का CEO होगा, किसके अंडर में है वो, राज्य सरकार के अंडर में। क्रियान्वयन एजेंसी टेंडर किसको मिलेगा, राज्य के किसी व्यक्ति को मिलेगा। यानी वो सभी किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो अब मैं यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक लगाता हूं, यानी कुल मिलाकर जिम्मेदारी किसकी बन रही है, वो दोनों की बन रही है, और दोनों किसके अधीनस्थ है, राज्य सरकार के। तो अगर किसी व्यक्ति को आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता तो उसको क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। तो बेरोजगारी भत्ता कौन देगा, राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार नहीं देगी। केंद्र सरकार बोल रही है आप काम दो, मैं उसको मजदूरी दूंगी, समझ आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार उसको काम प्रोवाइड कराना किसका काम है, राज्य सरकार का काम है, उसके अधीनस्थ अधिकारियों का काम है। तो अगर राज्य सरकार उनको जितना उन्होंने आवेदन किया और 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं देती,
तो ऐसा व्यक्ति किसका पात्र हो जाएगा? बेरोजगारी भत्ता का। तो अगर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बेरोजगारी भत्ते का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो लिखना है कॉपी में नोट करके, अगर मनरेगा योजना के तहत कोई परिवार रोजगार की मांग करता है, मनरेगा योजना के तहत कोई परिवार रोजगार की मांग करता है और उसके आवेदन के 15 दिनों के भीतर अगर उसे रोजगार उपलब्ध ना कराया जाए, तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा, यानी वह परिवार बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा और उस बेरोजगारी भत्ते का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, और उस बेरोजगारी भत्ते का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब जो चीज मैंने आपको बता दी है पहले टेबल के फॉर्म में, 150 दिन, 100 दिन, कहाँ कहाँ आपका 200 दिन है, वो सब चीज मैंने यहां पर आपको बता दी है। तो यहां पर मैं आपको यहां से कल पढ़ाऊंगा कि नरेगा योजना के तहत आपको काम कितने क्षेत्र के भीतर मिलना चाहिए, अगर आपको बेरोजगारी भत्ता कितना मिलता है, कितने दिनों के लिए कितना % होता है, ये सब चीज हम कल की क्लास में इसको आगे से कवर करेंगे। तो अब 10-15 मिनट का गैप लेते हैं। अब आपकी क्लास अगली हिंदी की होगी। ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ, 1 साल में 100 दिन का अतिरिक्त करना चाहे तो गवर्नमेंट देगी नहीं ना। गवर्नमेंट तो 100 दिन का भी नहीं दे रही है। वो सिर्फ हमारी जो देश की योजना रहती है, सिर्फ दिखने में योजना रहती है। मतलब जैसे अगर आप अभी जब इनका डेटा पढ़ोगे कि कितने परिवार को 100 दिन का रोजगार मिला है, तो आप देखोगे कि मांगने वाले लाखों में 10 लाख से ऊपर होंगे और जिनको परिवार को मिला वो 80,000 होंगे। तो मिलता नहीं, उनको बेरोजगारी भत्ता देकर चला रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। मिल जाएगा श्वेता जी, अनाउंसमेंट सेक्शन में डलेगा, ठीक है, अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा। सभी लाइव क्लास लगेगी मिनी जी, सभी की लाइव क्लास लगेगी।